अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, अब आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, जिसमें हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर एक कवरिंग और पूरा जो नेटवर्क होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें वाटर, सॉल्ट्स और प्रोटीन शामिल होती हैं, और ये जितनी ऑर्गेनाइज एक्चुअली आपको सेल के अंदर नज़र आती हैं ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। तो जो सेल के फंक्शंस हैं मेनली वो कंट्रोल भी कर रहा होता है साइटोप्लाज्म, और इसके साथ साथ इन फंक्शंस को प्रॉपरली होने में हेल्प भी करता है। यानी ऑर्गेनाइज जो है वो साइटोप्लाज्म की मदद से अपने तमाम फंक्शंस प्रॉपरली कर रही होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो साथ के छोटे छोटे आपको टॉपिक्स नज़र आते हैं ये नोट्स होते हैं, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स का ही नेटवर्क होता है जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मौजूद होता है। ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। जब एक सेल्स के एक पार्ट से या एक प्लेस से दूसरी जगह कुछ मटेरियल्स ने शिफ्ट होना होता है तो उनकी मूवमेंट में, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में एक ट्यूब का या एक नेटवर्क का कहना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करता है। राइबोसोम्स जो हैं, जो कि हमने ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स पर देखे थे डायग्राम के अंदर, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन मेकिंग में। और प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड से बनाई जाती हैं। ये इसके अंदर मेंशन भी है कि ये अमाइनो एसिड से बनती हैं। इसके साथ सेंट्रियोल्स हमने ऑर्गेनेली को स्टडी किया था। ये दो सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के करीब करीब मौजूद होती हैं नियर द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के पास आपको टू सेलुलर सिलेंड्रिकल बॉडीज़ मौजूद नज़र आती हैं जिनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। और सेंट्रियोल्स जो है वो हमें प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये है कि ये एब्सेंट होते हैं किसी प्लांट सेल में। सेंट्रियोल्स का मेन फंक्शन क्या है? जिस वक्त न्यूक्लियस के अंदर ऑपोजिट साइड्स पे पोल्स में सेल की डिवीजन हो रही होती है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है कि सेल ने अपने आप को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, 1 से 2, 2 से 4 बनाने होते हैं। तो जब ये सेल डिवीजन चल रही होती है तो जो सेल के ऑपोजिट पोल्स होते हैं, आमने सामने वाले पोल्स, उस पर ये मूवमेंट जो है ना, दोनों साइडों पे एक पुल आता है। तो उस सेल की डिवीजन में सेंट्रियोल्स जो है सिलेंड्रिकल बॉडीज हेल्प करते हैं। ये वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑपोजिट पोल्स की पुलिंग पर, ताकि मटेरियल्स हाफ एक पोल पे शिफ्ट हों और हाफ एक पोल पे। तो यहाँ आपने देखा कि ये सेंट्रियोल्स का इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद हैं स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में। इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल का डायरेक्टली ताल्लुक एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन से है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या फूड मेकिंग इन प्लांट्स कहते हैं। यही वजह है कि क्लोरोफिल जो है, चूँकि वो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर का है, इसलिए हमें ज़्यादातर जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा सेल्स के अंदर, तो वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आएंगे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होगा। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, हम हायर स्टेजेस पे इसको स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट से, और इसी एनर्जी को फिर यूज़ अप किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए। क्लोरोप्लास्ट इसीलिए फूड प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वो साइट्स हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही है और ये फूड की मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। क्लोरोप्लास्ट हमें एनिमल सेल्स के अंदर नज़र नहीं आते। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं और एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं, यानी अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, खुद फूड की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। जबकि प्लांट जो है वो हर स्टेज पर अपने फूड की मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है इसमें एक छोटा सा एक लीफ का यानी पत्ते का एक सेक्शन लिया गया है और फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया है, तो हमें उसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स नज़र आए और फिर सेल के इंटरनली डिफरेंट ऑर्गेनेलिज नज़र आती हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से एक पोर्शन लिया गया है, एक सेल का, एक लीफ का पोर्शन लिया गया और उसको इंटरनली अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया गया है।
तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें प्लांट सेल के अंदर नज़र आता है। ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, यानी इस सेल इसके लीफ के पोर्शन के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। सबसे पहले हम इसके सेल को देख लेते हैं। नंबर 1 पे यानी आउटर मोस्ट लेयरिंग आपको इसका जो नज़र आ रहा है प्लांट सेल का, वो क्यूटिकल है। नेक्स्ट टू दिस लेयर इज अपर एपिडर्मस, ये जो ग्रीन के आपको लंबे लंबे से स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसके नेक्स्ट की लेयर आपको इलोंगेटेड पोर्शंस नज़र आ रहे हैं जो थोड़े से इन सेल से डिफरेंट हैं। इसके साथ आपको सेंटर में सर्कुलर पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ से इसने मज़ीद इनका जो है ना पोर्शन लेकर इसको स्टडी किया है, जो क्लोरोप्लास्ट की स्टडी है। ये जो नेक्स्ट टू लाइट ग्रीनिश यानी डार्क ग्रीन के नीचे वाली जो लेयर है, ये लाइट ग्रीन एक पोर्शन को जिस वक्त क्रॉस सेक्शन में स्टडी किया गया, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है। इनकी स्टडी क्या है, इनके अंदर आपको इस पोर्शन में क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहा है। ये सेंटर में आपको एक बड़ा सा वैक्यूल नज़र आ रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है। उसके बाद ये सेल वॉल है जो आउटर मोस्ट लेयर है। इसको यानी इस पोर्शन को आप देख रहे हैं कि ये सारे ग्रीन इन कलर हैं, और ये ग्रीन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। यही क्लोरोफिल यहाँ से हमने एक क्लोरोप्लास्ट के सेक्शन से इसको स्टडी करके लिया है, और आप इसके इंटरनली देख सकते हैं कि इसमें भी स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको इसकी जो स्टडी है डायग्रामेटिक स्टडी, उससे मज़ीद क्लियर हो गया होगा कि जब हम सेल को प्लांट सेल को इंटरनली क्लासिफाई करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तो ये देखने में कैसे लगते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रियाज भी हमें सेल के अंदर, सेल जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर या एनिमल सेल्स के अंदर नज़र आते हैं। ये बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस इसलिए कहते हैं कि इनकी जो आउटर लेयर होती है वो डबल लेयर होती है, ये बाहर वाली, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर हमें फ्लो करते हुए नज़र आते हैं किसी सेल के अंदर। जो इंटरनल इसकी मेम्ब्रेन है आपको नज़र आ रहा है, एक ये मेम्ब्रेन इसकी बाहर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये जो अंदर नज़र आ रहा है ये इंटरनल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, बार बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ कि पावर जनरेटर्स हैं, पावर हाउसेस ऑफ द सेल्स हैं। क्यों? इसलिए कि ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, उसकी प्रोडक्शन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट्स होती हैं जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और ये जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये रेस्पायरेशन में होता है, और रेस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का रिवर्स यानी इसका उल्ट होता है। जब हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट्स एनर्जी की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वहाँ एनर्जी जो है वो इवॉल्व आउट होती है। इसी तरीके से जब रेस्पायरेशन होती है तो उसके यानी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ रिएक्टेंट्स का काम करते हैं रेस्पायरेशन में, और रिएक्टेंट से वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उस पॉइंट पर वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियाज को पावर जनरेटर्स कहा जाता है। यहाँ इसकी डायग्राम को आप देख लें कि ये हम पहले बहुत दफ़ा स्टडी कर चुके हैं, और ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर सेक्शन लिया गया है इसके अंदर से। ये वो एनिमल सेल है जिसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाला गया है। और लास्टली जो ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल। आपको पता है कि प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद होता है, और इसके अंदर वाटर, फूड मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। इसके लार्ज साइज़ की वजह से जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मोस्टली साइड पर शिफ्ट हो जाती हैं, जिसमें न्यूक्लियस भी है। ये इसके लार्जर साइज़ की वजह से किसी भी प्लांट सेल की शेप को इजीली मेंटेन किया जा सकता है। उसके साथ ये किसी भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इसकी मदद से सेल्स की जो ग्रोथ है प्लांट के अंदर वो इफ़ेक्टिव होती है। उसके अलावा मेन जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान यानी सेल्स के दरमियान वो यही है कि हमारे पास प्लांट्स में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, ओवल शेप, लार्ज इन साइज, जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और इनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर हुई होती हैं।
वैक्यूल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल को भी स्टोर करते हैं, जिस तरह हमारी यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वेस्ट के जो एक्सपेल हो जाते हैं बाद में, बिल्कुल इसी तरह जो सेल्स हैं इंटरनली वो जो भी ऑर्गेनेली अपना फंक्शन करती है तो उसका जो वेस्ट होता है वो इसी वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, ताकि बाकी का जो पोर्शन है सेल का उसको उसके पॉइजनस इफेक्ट से बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये है मेन वैक्यूल का फंक्शन। आज के लेक्चर में हमने इन तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्टडी कर लिया है। अब इनके कंप्लीट और डिटेल जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह यानी इन 5-6 ऑर्गेनेलीज के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।